चोट लगी है और साथ ही उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। और रुड़की के पास नारसन चौकी पर जहां हादसा हुआ, वहां से हमारे सहयोगी रिपोर्टर विनीत त्यागी की यह रिपोर्ट देखिए। वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें ऋषभ पंत जिस गाड़ी में मौजूद थे, यानी जो गाड़ी सुबह डिवाइडर से टकराई है, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर जो है गुरुकुल नारसन जो मौजूद है उस पर हाईवे पर जो हादसा हुआ, ये हादसे की उस गाड़ी की तस्वीरें आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। यानी जो गाड़ी है ऋषभ पंत की, मर्सिडीज गाड़ी है, जो दिल्ली से ऋषभ पंत अपनी गाड़ी में से लौट रहे थे और तब जब वो गुरुकुल नारसन में के पास पहुँचे तो वो गाड़ी उनकी हादसे का शिकार हो गई। यानी जो ये ऋषभ पंत की गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि करीब सुबह 5:30 बजे की घटना है जब ऋषभ पंत जो है गुरुकुल नारसन पहुंचे और उनकी गाड़ी जो है डिवाइडर से जा टकराई और डिवाइडर पर टकराने के बाद कई बार ये गाड़ी पलटा खाई और जिसमें भयंकर आग लग गई और आग लगने से जो ये गाड़ी है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। यानी इसके अंदर का कोई भी सामान जो है नहीं बचा है, पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। फिलहाल अगर हम बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत जो है अभी देहरादून के जो है मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं जहां पे उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है, जिस तरह से गाड़ी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत इसमें ज़रूर बच गए हैं। सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द ऋषभ पंत अपने घर लौटें और जल्दी वो मैदान में डटे रहें। तो एबीपी न्यूज संवाददाता विनीत त्यागी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, किस तरीके से कार जलकर राख हुई है वो भी आपने तस्वीरों में देखा। सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही विकास भदौरिया भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं जीएस विवेक आपका रुख करना चाहूंगा। टीम इंडिया के लिए निश्चित रूप से ये आज की सुबह बेहद खलबली मचाने वाली रही होगी जब ये हादसे की खबर आई। बीसीसीआई की तरफ से हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके सूत्रों के हवाले से मिली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि फिलहाल ऋषभ पंत की हालत स्थिर है, हालांकि कई जगह उन्हें चोट लगी है। जी हाँ, बिल्कुल प्रणय। और फिलहाल मेडिकल टीम जो है बीसीसीआई की, वो सुबह से लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये हादसा एक ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पर तुरंत बीसीसीआई के मेंबर्स या उनके एसोसिएट्स नहीं है। तो कई लोगों से, कई पत्रकारों से, कई सबसे इन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने की कोशिश करी कि आखिर मामला कितना गंभीर है। और उसके बाद जब डॉक्टर्स की टीम वहाँ पहुँची मैक्स में, उनसे उन्होंने सारे स्कैन रिपोर्ट्स उन सबकी कॉपी मांगी है। और अब सबसे बड़ी बात जो है बीसीसीआई के सामने वो ये है कि जो कंकशन है, ये इम्पैक्ट इंजरी है, उससे उभर चुके हैं ऋषभ पंत। तो यानी कि ये उनके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन जो लिगामेंट उनके रप्चर हुए हैं, और एंकल की बात करें, हम नी की बात करें, और उनको नी निगल था जिसकी वजह से उन्हें श्रीलंका के सीरीज़ में नहीं पिक किया गया था और उन्हें 3 तारीख को एनसीए बैंगलोर में जाना था ताकि वो वहाँ से अपना रिहैबिलिटेशन शुरू करें। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब गाड़ी में आग लगी तो गाड़ी से बाहर हटने के लिए ऋषभ पंत ने उसी नी का दोबारा इस्तेमाल किया और उस पर और ज़्यादा इम्पैक्ट और ज़्यादा इंजरी हुई है। तो अब पहले जब इम्पैक्ट इंजरीज ठीक हो जाएंगी ऋषभ पंत की और वो और अच्छे थोड़े से और बेहतर होंगे, जब बॉडी पेन कम हो जाएगा, जो जिस तरीके के उनको पेन किलर्स दिए जा रहे हैं, उसके बाद बीसीसीआई की ये टीम ये तय करेगी आगे के रिपोर्ट्स के अनुसार कि किस जगह पे आपको सर्जरी करानी है, क्या लिगामेंट की सर्जरी होगी या नी की सर्जरी करानी है, और क्या ये सर्जरी आप इंडिया में रहते करोगे या फिर उसको उनके लिए बाहर अब्रॉड भेजना पड़ेगा, जैसे कि अक्सर करते आ रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई की तरफ से कोशिश यही है कि जो सारा का सारा रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल है वो ट्रीटिंग डॉक्टर्स और बीसीसीआई के जो स्पोर्ट्स डॉक्टर्स हैं उन दोनों के बीच एक अच्छा सा मेल हो, ताकि ऋषभ पंत जो है कम से कम 2 या 3 महीने के अंदर, यानी कि आईपीएल से पहले जो है एक बार फिर मैदान में वापस आ सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जीएस विवेक। आप बने रहे हमारे साथ में। साथ ही विकास भदौरिया का भी मैं रुख करना चाहूंगा। विकास, जिस तरीके से आप भी लगातार सुबह से इस खबर पर रिपोर्ट कर रहे हैं, बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने भी बात की और परिवार से बात की, ऋषभ पंत की, उनकी मां से बात की। क्या बीसीसीआई की तरफ से ये कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो ऋषभ पंत को दिल्ली लाया जा सकता है, किसी हायर सेंटर पर भी रेफर किया जा सकता है, क्योंकि लगातार इस चीज का एनालिसिस हो रहा है कि आखिर उनकी चोट कितनी गंभीर है। फिलहाल जो बुलेटिन आया है उसमें तो कहा गया है कि वो खतरे से बाहर है। जी हाँ, बिल्कुल, और खतरे से बाहर ही नहीं है बल्कि उनकी चोटें जो है, एमआरआई की रिपोर्ट आ गई है, एमआरआई की रिपोर्ट में साफ हो गया है कि कोई भी इंजरी ऐसी नहीं है जिसके लिए उनको दिल्ली या किसी दूसरे हॉस्पिटल में मूव होने की ज़रूरत है। मैक्स देहरादून इटसेल्फ ए सफिशिएंट हॉस्पिटल टू ट्रीट दैट।
तो किसी भी तरह की खतरे की जो संभावना है, आशंका है, वो छोड़िए। अब ये भी साफ हो गया है कि ऋषभ पंत को जो चोटें लगी हैं वो देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में ही ट्रीट की जा सकती हैं। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। उनकी मां जब सरोज पंत से बात की जय शाह ने, तो उन्होंने साफ कहा कि ऋषभ को जहां भी जिस तरह के इलाज की ज़रूरत होगी हम वो कराएंगे, जिस तरह की मदद की ज़रूरत होगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप पहले यहाँ पर प्राथमिक उपचार ले लीजिए, चीज़ें साफ़ हो जाने दीजिए। ये सुबह 10 बजे के आसपास की बातचीत हो गई। उसके बाद एमआरआई की रिपोर्ट आ गई, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी वो भी सब आ चुकी हैं और न केवल खतरे से बाहर हैं बल्कि उनकी जो चोटें हैं वो भी ऐसी हैं कि अगले 2-3 महीने में क्योर हो सकती हैं। उसके लिए बाहर इलाज कराने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो नी का टीयर रैप्चर हुआ है वो ज़रूर एक कंसर्न हो सकता है, क्योंकि कई बार जो खिलाड़ी है, बिल्कुल विकास, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन हमारी सहयोगी मदीहा खान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, रुड़की के रास्ते में है। मैं रुक करना चाहूंगा। मदीहा, आपका क्या कुछ जानकारी, वहां पर आप उस जगह पर मौजूद हैं, मौका वारदात पर जहां पर यह घटना हुई, वहां लोगों का क्या कहना है? प्रत्यक्षदर्शियों ने अगर आपको कुछ बताया हो तो जरा साझा करें। बिल्कुल प्रणय जी, इस वक्त खास उसी स्पॉट पर हम मौजूद हैं जहां पर क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था। और सबसे पहले जब हम पहुंचे तो हम भी हैरान हो गए यहाँ की तस्वीर देखकर। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं और साथ साथ जानकारी देंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि कितना बड़ा वो पैच है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत की गाड़ी जो है उस तरफ से आ रही थी और वहां से डिवाइडर से टकराकर इस तरह से क्रॉस करके इस रोड पर आ गई और उसी रोड को अब रिपेयर करने का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर एक शख्स है, उनसे जान लेते हैं हम कि कब से वो काम कर रहे हैं। भाई, अगर आप 2 मिनट हमसे बात कर लें, आप लोग कब से यहाँ पर हैं, कब से काम कर रहे हैं, क्या जानकारी आप लोगों को मिली? यहाँ पर जानकारी, जब मैडम यहाँ पर आए थे तो वे सब टूटा पड़ा था, उसका मेंटेनेंस का काम करने आए हम अब। अच्छा, तो गाड़ी वगैरह कहाँ थी जो एक्सीडेंट हुआ? गाड़ी वगैरह उस टाइम नहीं थी, चली गई थी। अच्छा, उस वक्त गाड़ी उठ के चली गई थी, उसके बाद आप लोग पहुँचे। किस वक्त से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ पर हैं हम 10 बजे से। आप लोग हैं, आप लोग यहीं आसपास के हैं? आप लोगों को पता है क्या हुआ था यहाँ? हाँ जी, उधर से गाड़ी आ रही थी स्पीड पे, उधर से नींद की जब गई, वहाँ से गाड़ी यहाँ टकराई आकर डायरेक्ट। पहले वहाँ टकराई गाड़ी पीछे की साइड। जी, सुबह 5 बजे। तो देखिए, जो जानकारी हम लोगों को सुबह के वक्त मिली थी कि 5-5:30 बजे का ये वाकया है कि गाड़ी जो है वो दिल्ली की तरफ से आ रही थी। मैं उस हाईवे की पूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी कि गाड़ी उस तरफ दिल्ली हाईवे की तरफ से आ रही थी और ये जो रूट है इसके मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये मुजफ्फरनगर और रुड़की के बीच का रूट है, यानी कि ये रुड़की से 20 किलोमीटर पहले ये रूट है और यहाँ से गाड़ी आती है और बीच में ये जगह जो है वो खाली है क्योंकि यू टर्न के लिए, और यहाँ से वो गाड़ी सीधे इस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड जो गाड़ियां आ रही है देहरादून की तरफ से, इस रोड पर डिवाइडर से वो टकराती है और उसके बाद पलट के वो गाड़ी जो है वो सर्विस लेन में चली जाती है। और जिस तरह से हमने गाड़ी की तस्वीरें देखी उसमें आग लग जाती है, गाड़ी बुरी तरह से जो है वो डैमेज हो चुकी है, लेकिन बाल बाल ऋषभ पंत बच चुके हैं और सभी उनके जो फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर तस्वीर है वो सब कुछ यही बयान कर रही है कि काफी ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट ऋषभ पंत का जो है सुबह में हुआ था। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से बात बार बार कही जा रही है कि सुबह का वक्त था, उनकी आंख लग गई थी, ये इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। लेकिन इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि देखिए कितनी दूरी है इस रोड में और उस रोड में, कि वो रास्ता जो है दिल्ली की तरफ से आ रहा है और उस रास्ते को पूरा क्रॉस करते हुए बीच में जगह है यू टर्न के लिए, क्रॉस करने के लिए, गांव की तरफ जाने के लिए, राइट लेने के लिए, और इस जगह से वो गाड़ी जो है वो क्रॉस होती है दूसरी रोड पर और दूसरी रोड के जो सर्विस लेन का डिवाइडर है वहां से टकराती है। और आप देखिए कितना बड़ा गैप, कितना बड़ा डैमेज जो है इस सर्विस रोड की तरफ भी हुआ है और उसी को रिपेयर करने का काम जो है वो चल रहा है। यहाँ पर वो क्रेन भी खड़ी है जिससे वो गाड़ी को यहाँ पास की जो चौकी है वहां पर ले जाया गया। निश्चित रूप से मदीहा तस्वीरें बयान कर रही हैं कि कितना भीषण यह हादसा था, लेकिन राहत की बात यह है खासतौर पर ऋषभ पंत के फैंस के लिए ये सुकून की बात है कि ऋषभ पंत न केवल बाल बाल बच गए बल्कि फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है, खतरे से बाहर है और उनका इलाज लगातार चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की अंतिम विदाई की, जो पंचतत्व में आज विलीन हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भावुक मन से और नम आंखों से अपनी मां हीराबा को आखिरी विदाई दी। पीएम मोदी की मां का शुरुआती जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। पीएम मोदी उनकी मां का लगाव दुनिया ने कई बार देखा।
आइए जरा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हीराबा से जुड़ी अनसुनी कहानियां किस तरीके से हमने संजोने की और पिरोने की कोशिश की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सफर को बयां करती है। पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया। सुबह 3:30 बजे अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हीराबेन का जन्म 18 जून 1923 को हुआ था। मां के निधन पर पीएम मोदी ने भावुक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। हीराबेन की 2 दिन पहले यानी 28 दिसंबर को अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी भी मां को देखने अस्पताल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी की अपनी मां से आखिरी मुलाकात इसी महीने हुई थी। गुजरात चुनाव में वोट डालने से पहले पीएम मोदी सीधे अपनी मां से मिलने गांधीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मां के साथ बैठकर चाय पी थी और पांव छूकर आशीर्वाद लिया था। 18 जून को हीराबेन ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। पीएम मोदी भी मां से आशीर्वाद लेने के लिए गांधीनगर पहुंचे थे। हीराबेन अपने छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में रहती थी। हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा था, मां न सिर्फ बच्चे को जन्म देती है बल्कि उनके दिमाग, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को भी आकार देती है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मेरे जीवन और चरित्र में जो कुछ भी अच्छा है उसका श्रेय मेरी मां को जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 15 बार अपनी मां से मिले। 17 सितंबर 2014 को मोदी अपनी मां से पीएम बनने के बाद पहली बार अपने जन्मदिन पर मिले थे। मई 2016 में हीराबेन अपने बेटे नरेंद्र मोदी के दिल्ली पीएम आवास पर रही थी, जिसकी तस्वीरें पीएम ने शेयर की थी। हीराबा का जीवन बेहद गरीबी और दुखों से भरा रहा। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। शादी के बाद पति दामोदर दास मोदी चाय की दुकान चलाते थे और हीराबा दूसरों के घरों में बर्तन मांजा करती थी। वडनगर के जिस घर में हीराबा अपने पति और परिवार के साथ रहती थी, वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का घर था। कहते हैं बच्चों को पालने के लिए हीराबा समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ हीराबा खुद ही करती थी। पीएम मोदी अपने एक ब्लॉग में लिखते हैं कि मानसून हमारे मिट्टी के घर के लिए मुसीबत बनकर आता था और घर में पानी भर जाता था। मां बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए लीकेज के नीचे बर्तन रख देती थी और फिर इस पानी का अगले कुछ दिनों तक इस्तेमाल करती थी। हीराबा समय की बहुत पाबंद। 100 बरस की उम्र में भी वो रोजाना सुबह 4 बजे उठ जाती थी। इस उम्र में भी कुछ खिलाने के बाद मोदी का मुंह पूछती थी हीराबेन। हीराबेन ने की थी नरेंद्र मोदी की तारीफ। ब्लॉग में पीएम मोदी लिखते हैं कि जब वो संगठन में काम में बिजी थे तो परिवार के संपर्क में बहुत कम रह पाते थे। उसी दौरान मां केदारनाथ गई थी, जहां मोदी के जानने वाले लोगों ने उनकी सेवा की थी। जिसके बाद मां ने उनसे कहा था कि ऐसा लगता है कि तुम कुछ अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि लोग तुमको पहचानते हैं। हीराबेन की 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाई, लेकिन मां चाहती थी कि उसके सभी बच्चे पढ़ाई करें। हर बार वो कुछ ज्यादा काम करके बच्चों की स्कूल फीस चुकाती रही। 18 जून को हीराबेन के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के पैर पखारे थे और फिर उस जल को अपनी आंखों से लगाया था।